हेलो दोस्तों। प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी की एक शुरुआत की है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक सीरीज़ की मैंने शुरुआत की है जिसमें मैंने सबसे पहले हिस्ट्री को टारगेट किया है कि मुझे हिस्ट्री को अच्छे से कवर कराना है। ठीक है दोस्तों, मेरा एम ये है कि मैं आप लोगों को सारी कंटेंट जितने भी है, चाहे एनसीईआरटी के, चाहे वो हिस्ट्री के हो, फिर ज्योग्राफी के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, इकोनॉमिक्स के हो, सभी कंटेंट को अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्लास 6 को मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग क्लास 7 पे है। देखते हैं, आज से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5। 1 2 3 4 जो चैप्टर्स है उनको मैंने अच्छे से कवर करा दिया है। ओके दोस्तों, बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, आज आपका पहला लेक्चर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सभी को देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को देखेंगे तो फिर आपको एक लिंक पता चलेगा कि कैसे सभी चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर भी शुरुआत की गई है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने देखा था ना पिछले लेक्चर में कि कैसे मुगल साम्राज्य जो है अस्तित्व में आया, फिर धीरे धीरे उसका पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, समय बढ़ता गया, लोग अलग अलग प्रकार के बसना शुरू हो गए, और जिस तरह अलग अलग लोग आने लगे तो उसी प्रकार हमने देखा कि अलग अलग सभ्यताएं भी बसनी शुरू हो गई थी। अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति जो है अस्तित्व में आने लगी थी। ये परिवर्तन कैसे हुआ कि समाज बदलता गया और उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी बदलती गई। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था ये का मतलब होता है कि जब किसी समाज में उस समाज का नेतृत्व करने वाला नेता कैसा है, ठीक है, उसे कहते हैं राजनीतिक स्थिति। सामाजिक स्थिति मतलब उस समाज में क्या अभी भी उस समाज में अभी भी अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक। और आर्थिक परिवर्तन मतलब दोस्तों कि जब लोग वित्त के मामले में अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं तो उन्हें कहते हैं आर्थिक परिवर्तन। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। ठीक है दोस्तों, जो सामाजिक परिवर्तन थे ना, हर जगह एक समान नहीं थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो 28 राज्यों में क्या सभी राज्यों में सामाजिक परिवर्तन एक ही है? गुजरात में एक ही है कि महाराष्ट्र में एक ही है? हर समाज में, हर जगह, हर राज्य में आपको अलग अलग किस्म की संस्कृति देखने को मिलेगी, आपको अलग अलग तरह का समाज देखने को मिलेगा। हर समाज में आपको अलग अलग जाति और धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये तो बहुत ही समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो हमारा उपमहाद्वीप है ना, यहाँ पर तो समाज पहले से ही विभाजित था, वर्ण के अनुसार पहले से ही विभाजित था। वो भी मैं आपको दोस्तों बताती हूँ कैसे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। क्या बोला गया दोस्तों कि पहले के टाइम पे जो हमारा उपमहाद्वीप था, उस महाद्वीप से ही ऐसा कहा जाता है कि उस महाद्वीप से ही पहले से वर्ण व्यवस्था विभाजित हो चुकी थी। और ये विभाजित करवाया किसने था? ये सुझाव दिया था ब्राह्मणों ने। ठीक है, और किसे दिया था? बड़े बड़े राजाओं को दिया था। और आपको पता है ना दोस्तों, जो ब्राह्मण होते थे उन्हें लोग ज़्यादा वैल्यू देते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उन्हें संपूर्ण ज्ञान की जानकारी होती है, संपूर्ण उनके पास पूरा नॉलेज होता है, और वो समाज में एक आदर्श
व्यवस्था स्थापित करते हैं, ऐसा माना जाता था। इसलिए राजा लोग भी उनकी सुनते थे। और उन्हीं का सुन करके फिर क्या देखने को मिला दोस्तों, ऊंच नीच और अमीर गरीब जैसी व्यवस्था देखने को मिली। आपको पता है ना, आपने ऐसे बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बुक्स पढ़े होंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में किस तरह से निम्न वर्ग के लोग थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में तो क्या हुआ, श्रेणीबद्ध समाज बढ़ गया। ठीक है, जब सुल्तानों का टाइम आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों कि दास, जो कि निम्न वर्ग की उनको निम्न वर्ग का कहा जाता था। गुलाम युद्धों में क्या करते थे मुगल लोग, जिस राजा से वो जीतते थे या तो जिस राजा से युद्ध लड़ते थे, अगर वो राजा हार जाए तो उसके सभी सैनिकों को क्या बना लेते थे, गुलाम। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। ठीक है दोस्तों, उपमहाद्वीप के कई समाज तो ऐसे थे कि जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए कि ब्राह्मणों की वो बात को इनकार करते थे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ठीक है, उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे महानुभाव आए, बहुत सारे विद्वान लोग आए, जिन्होंने जो ब्राह्मणों की कर्मकांड की व्यवस्था थी उनकी प्रशंसा की, मतलब कि उनका समर्थन किया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। आपको पता होगा ना, राजा राम मोहन राय, उनकी बारे में आपने सुना ही होगा कि कैसे उन्होंने सती प्रथा, जो कि ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये औरतों का दायित्व है कि जब पति की मृत्यु हो जाए तो उनकी चिता पर लेटे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने इस कर्मकांड को मानने से इनकार कर दिया। आपने देखा होगा दोस्तों, कई तरह के लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणों की कर्मकांड को माना और कुछ लोगों ने नहीं माना, और न ही वे कई असामान्य वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। ठीक है, ऐसा समाज जो कि किसी भी वर्ग में विभाजित नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, जनजाति। ठीक है दोस्तों, आपने जनजाति के बारे में ना सुना होगा, जनजाति किसे कहा जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो समाज से एकदम दूर रहते हैं, उनका रहन सहन सब कुछ हमसे एकदम विपरीत होता है, उनका खाने पीने का स्टाइल, और जो हमारी सरकार है वो भी उन्हें महत्ता देती है। सुना होगा ना, कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो पूछा जाता है अब SC से आते हो कि ST से आते हो, मतलब अनुसूचित जाति से आते हो या अनुसूचित जनजाति से। इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मार्क्स में भी बहुत हद तक इन्हें छूट मिल जाती है एग्ज़ाम्स में। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, तो कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। ठीक है दोस्तों, ये जो जनजाति थे वो लोग किस बंधन में जुड़े थे, नातेदारी। नातेदारी का मतलब होता है कि एक दूसरे से किसी रिश्ते में ये लोग बड़े थे। इनके जीविकोपार्जन का जरिया था खेती, और ये लोग शिकारी और संग्राहक भी थे, पशुपालक भी थे। प्रायः वे अपनी निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। कुछ जनजातियां क्या थी दोस्तों, खानाबदोश। ओके, मैं आपसे पूछती हूँ इसका मतलब, चलो ये न्यू वर्ड आया इसलिए मैं ही बता देती हूँ। खानाबदोश का मतलब होता है जब भी कोई भी जाति, कोई भी समुदाय एक स्थान पर नहीं रहता हो, वो अलग अलग जगह पे घूम घूम पर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे कहते हैं खानाबदोश। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे खानाबदोश लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने ऊँट को लेकर, अपने घोड़े, अपने जो भी उनके एनिमल्स रहते हैं उनके साथ, उनको लेकर एक सामान का पोटली लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते हैं, उन्हें कहते हैं खानाबदोश। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी और जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ये जो जनजातीय समूह है ना, ये संयुक्त रूप से, मतलब सब लोग साथ में जो भी भूमि है और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। क्या होता था ना, ये जो जनजाति है, ये जो समुदाय है, वो जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो जब भी वो दूसरे स्थान जाते थे तो वहाँ पे जितने भी चारागाह था, ठीक है, जहाँ से लोगों को चारा खाने को मिले, वो सारी चीज़ों पर उनका खुद का नियंत्रण हो जाता था और वो लोग उस जगह पर खुद के नियम कानून भी बना के रहते थे।
इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है, यहाँ पे कई बड़ी जनजातियां फली फूली, बहुत अलग अलग तरह की। ये लोग कहाँ रहते थे? अक्सर जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और दुर्गम जगहों पर। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। क्या बोला गया है, जब ये जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो इन्हें कई युद्धों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ता था। कुछ ऐसे राजा थे जो नहीं चाहते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी जगह पर ये जनजातीय समाज आकर बसे, लेकिन इन्होंने, जो जनजातीय लोग थे, इन्होंने खुद से खुद की लड़ाई की और अपना जो भी समाज था, अपनी संस्कृति थी, उसे इन्होंने बनाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। ठीक है दोस्तों, मानते हैं कि ये जो जनजातीय लोग हैं उनका बड़े बड़े लोगों से टकराव होता था, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो हम सबसे टकराव नहीं कर सकते, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में हर किसी को किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो मेन मकसद यही होता है कि हाँ, टकराव तो होता था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें निर्भर भी रहना पड़ता था एक दूसरे के पास, एक दूसरे से। जनजातीय लोग कौन थे? अब क्वेश्चन आता है कि हम बात तो कर रहे हैं जनजातीय लोग यहाँ रहते थे, खाना बदोश थे, पशुपालक थे, कृषि थे, शिकारी थे, लेकिन ये लोग थे कौन आखिर में? कौन से लोग थे जिन्हें जनजातीय कहा जाता था? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, किसने बहुत कम जानकारी दी है? हमारे इतिहासकारों ने। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ठीक है, ये जो जनजातीय लोग हैं ना, अपनी जमीन का या किसी भी चीज़ का दस्तावेज नहीं रखते थे। ठीक है, लेकिन वो लोग अपनी संस्कृति को संरक्षण देते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के जो भी इतिहासकार हैं ना, वो ये जो जनजातियों का इतिहास अगर उन्हें लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लो मैंने आपको इतिहासकार बना दिया और बोला कि आपको इन जनजातियों के बारे में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री उठाएंगे, देखेंगे कि ये लोग कौन सी संस्कृति अपनाते थे। ठीक है, ये कैसे रहते थे, इनका रहन सहन क्या था, इनकी बोलने की भाषा क्या थी, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करके, सारी चीज़ों का निरीक्षण करके आप ये जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह ये लोग रहते थे। ठीक है, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। क्या बोला गया है कि जो जनजातीय लोग थे वो भारत के सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में ये लोग वितरित थे। ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ ना कि हर जगह पे, हर इलाके में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, हर जगह पर। और कुछ ऐसे जनजाति थे कि बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने बड़े साम्राज्य पर, एक बड़े इलाकों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसी तरह एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि पंजाब में कौन सी जनजाति दोस्तों? खोखर। याद रखना, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में घक्खर लोग, कौन से दोस्तों? घक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान घक्खर, ठीक है, इनके मुखिया कौन थे? कमाल खान घक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसे कहते हैं बलोच। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में एक विशाल जनजाति थी जिसे हम कहते हैं बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डियों की जनजाति रहती थी। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में कौन सी रहती थी? गड्डी और गड्डियों की। और
उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ये सभी जनजातियाँ देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा खोखर के बारे में, ठीक है, फिर खोखर पढ़ा, गख्खर पढ़ा, उसके बाद हमने बलोच पढ़ा, ये सब क्या है, जनजाति है। फिर नागा पढ़ा, अहोम पढ़ा, ये सारी क्या है, जनजाति है। सभी को आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि पढ़ना बहुत आसान होता है, पता है, कोई भी चीज़ को ना पढ़ना बहुत आसान होता है, सबसे ज़्यादा कठिन होता है उसे याद करना और टाइम टू टाइम रिवीजन करना। हम सब पढ़ लेते हैं, पढ़ने के लिए तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना रिवीजन की, तो हम रिवीजन करने के लिए 10 बार सोचते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप लोग ना अपने नोटबुक में नोट्स बनाइए, ठीक है। लिख दो जनजाति, ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट उनकी विशेषता बता दो, सेकंड पॉइंट बता दो कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती थी, थर्ड वो लोग कैसे थे, तो खाना बदोश थे, पशुपालक थे, सारी वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। आप अपना नोट्स बनाते जाइए। मेरा एम यही है दोस्तों, मेरा जो चैनल मैंने बताया ना, मेरा महत्व यही है कि आप लोगों को मैं चीज़ें याद करा पाऊँ, ठीक है, चीज़ों को मैं समझा पाऊँ और याद करा पाऊँ कि कैसे पहले मुगल व्यवस्थाएं, फिर उनका पतन हुआ, तो उसके बाद फिर जनजातीय लोग कहाँ और कैसे बसे, कैसे वो रहते थे, ये सारी चीज़ें, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति थी, सभी की जानकारी मैं आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, बस आपको एक काम करना है, मेरी रिक्वेस्ट है, समझो, थोड़ा अपना आलस दूर करना है और एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्राइब भी होता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगी। मैं NCERT की पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कराऊँगी, अच्छे से कराऊँगी, मेरा वादा है आप लोगों से। डेली आप लोगों को मेरा जो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएगा। बस आपको ये काम करना है कि वीडियोस को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आप जितना इन्हें भेजोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कहाँ पे दोस्तों? चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। ठीक है, अगर आपको राजा मान सिंह पता होगा ना, अकबर का कौन था? सेनापति। और कहाँ के थे राजा मान सिंह? आमेर के थे। उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाएंगे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। ओके दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कल से मैं यहाँ से आपसे शुरू करूँगी। थैंक यू।